नमस्कार दोस्तों शारीरिक शिक्षा एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे मनुष्य का सर्वांगीण विकास होता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था और फिर दोबारा से बता रहा हूँ कि इस सब्जेक्ट से ही संपूर्ण विकास होता है मनुष्य का। क्योंकि मनुष्य जो है शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से, यानी सभी तरह से विकसित हो जाता है मनुष्य। तो इसी सब्जेक्ट के अंतर्गत हम महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज लेकर चल रहे हैं और आज का टॉपिक है हमारा कोर्फबॉल, ब्रिज, रग्बी फुटबॉल खेल होता है एक, और फेसिंग तलवारबाजी और अन्य खेल के बारे में आपको बताएंगे। तो मैंने इस पार्ट में भी सभी प्रश्नों का समावेश कर दिया है ताकि आपको टेस्ट एग्ज़ाम देने में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। और चाहे वो टेस्ट उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड टीजीटी हो, पीजीटी हो, पीटीआई हो, हरियाणा पीटीआई हो या राजस्थान पीटीआई हो, केवीएस हो, एनवीएस हो, एलटीकेट हो, यूजीसी नेट हो, बीपीएड हो, एमपीएड हो, सभी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिया है। मैंने सभी प्रश्नों का समावेश इसमें कर दिया है। तो बगैर देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों पहले आपको कोर्फबॉल के बारे में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कोर्फबॉल खेल का विकास जो है डच स्कूल के शिक्षक थे निको ब्रोखुइसेन ने किया था इसका विकास। पहली बात तो निको ब्रोखुइसेन ने किया था, डच स्कूल के वो शिक्षक थे। और हमें ये बताना है किस वर्ष किया था, और ये नीदरलैंड में किया था, ये भी दिया हुआ है। तो इस तरह से 2-3 प्रश्न बन सकते हैं। तो किस वर्ष किया था ये हमें बताना है। तो दोस्तों इसमें से जो है डी पार्ट करेक्ट आंसर है, 1901 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, कोर्फबॉल खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो दोस्तों कोर्फबॉल की जो टीम होती है उसमें 8 खिलाड़ी होते हैं, ये पार्ट करेक्ट आंसर है। और 8 में 4 पुरुष होते हैं, 4 पुरुष होते हैं और 4 महिलाएं होती हैं। इस तरह से होता है ये। तो कुल मिलाकर ये 8 खिलाड़ी होते हैं एक टीम में, और ये संयुक्त रूप से खेल खेला जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, कोर्फबॉल खेल में गेंद को एक नेटलेस का मतलब होता है कि जिसमें नेट नहीं लगा हुआ होता है, टोकरी में फेंकना होता है, जिसकी नीचे से ऊंचाई कितनी होती है। नीचे से जो ऊंचाई होती है उसकी वो होती है 3.5 मीटर होती है। और यदि फिट में देखा जाए तो 11.5 फीट होती है। इस तरह से होती है ये, फिट होती है ये, फिट है। तो इतने फिट होती है ये। तो ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 4, कोर्फबॉल खेल को ओलंपिक खेलों में पहली बार कब शामिल किया गया। तो दोस्तों कोर्फबॉल खेल को जो ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया था वो ए पार्ट करेक्ट आंसर है, 1928 ईस्वी में प्ले के तौर पर शामिल किया गया था इसे, लेकिन प्रदर्शनी के तौर पर 1920 ईस्वी में शामिल किया गया था। तो ए पार्ट हमारा करेक्ट आंसर है, हमें प्ले के तौर पर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय कोर्फबॉल महासंघ की स्थापना कब की गई। ये कोर्फबॉल से संबंधित जितनी भी स्पर्धाएं होती है उनके लिए जिम्मेदार होता है और उनका आयोजन करवाता है। तो इसका बी पार्ट करेक्ट आंसर है, 1929 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। और कहाँ पर की गई थी, एंटवर्प बेल्जियम में की गई थी। ये बेल्जियम में स्थान है एंटवर्प, वहाँ पर की गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, कोर्फबॉल सर्दियों में अंदर और बसंत तथा शरद ऋतु में बाहर खेला जाता है। यानी सर्दियों में तो ये खेल अंदर खेला जाता है और बसंत तथा शरद ऋतु में ये बाहर खेला जाता है। तो इंडोर कोर्ट का आकार कितना होता है, यानी जो सर्दियों में अंदर खेला जाता है उसे इंडोर बोलते हैं, अंदर खेलने वाली गेम को बोलते हैं इंडोर। तो इंडोर कोर्ट का आकार कितना होता है वो हमें बताना है। तो करेक्ट आंसर जो है इसका ए पार्ट है, 20 × 40 मीटर्स। मीटर में देखा जाए तो इतना होता है, और यदि यार्ड में देखा जाए तो 20 यार्ड इंटू
14 यार्ड होता है ये यार्ड, इस तरह से होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। कॉर्फबॉल खेल एक नेट बॉल और बास्केटबॉल की तरह का खेल है ये। यह खेल खेला जाता है, तो दोस्तों यह खेल खेला जाता है महिला पुरुष द्वारा संयुक्त रूप से खेला जाता है। तो इसका डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। समुद्र तट कॉर्फबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो दोस्तों समुद्र तट यानी कॉर्फबॉल जो है ये बीच पर भी खेला जाता है, तो इसे बीच कॉर्फबॉल खेल कहते हैं। तो इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं हमें ये बताना है। तो ए पार्ट करेक्ट आंसर है, 4 खिलाड़ी होते हैं, यानी 2 पुरुष और 2 महिलाएं होती हैं, 2 पुरुष और 2 महिलाएं होती हैं, इस तरह से होता है। 4 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। IKF इंटरनेशनल कॉर्फबॉल फेडरेशन यानी बीच कॉर्फबॉल विश्व कप 2019 में हुआ था, ये किस देश ने जीता? तो दोस्तों ये जीता है पुर्तगाल ने, और वर्तमान में वही चैंपियन है बीच कॉर्फबॉल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो हमने आपको अभी बताए थे कॉर्फबॉल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और यहाँ से आपको रग्बी फुटबॉल खेल से महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, रग्बी फुटबॉल खेल की शुरुआत किस देश से हुई? तो दोस्तों पहली बात तो ये कि रग्बी फुटबॉल खेल जो है फुटबॉल खेल की तरह ही खेले जाने वाला खेल है, और इस खेल की शुरुआत कहाँ से हुई थी तो ये हमें बताना है। तो इंग्लैंड से इसकी शुरुआत हुई थी, इसका बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और फुटबॉल खेल में इसमें रग्बी फुटबॉल खेल में इस तरह की गेंद यूज की जाती है और घास के मैदान पर ये खेला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। रग्बी लीग इंटरनेशनल फेडरेशन। पहली बात तो ये कि रग्बी फुटबॉल खेल से संबंधित जितनी भी प्रतियोगिताएं या स्पर्धाएं होती हैं, ये रग्बी लीग इंटरनेशनल फेडरेशन ये उसके लिए जिम्मेदार होता है और आयोजन करवाता है। तो इसकी स्थापना कब की गई थी ये हमें बताना है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी पार्ट है, 1954 ईस्वी में की गई थी, और सिडनी ऑस्ट्रेलिया में इसका मुख्यालय है। सिडनी ऑस्ट्रेलिया में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। रग्बी फुटबॉल खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो दोस्तों रग्बी फुटबॉल खेल में जो खिलाड़ी होते हैं वो ए पार्ट करेक्ट आंसर है, 13 खिलाड़ी होते हैं, प्लेयर्स होते हैं, यानी 13 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। रग्बी फुटबॉल खेल में मैदान की जो अधिकतम लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है, यानी हमें अधिकतम बतानी है। तो इसका जो है सी पार्ट करेक्ट आंसर है, 110 से 75 गज होती है, यानी 110 अधिकतम होती है इसकी लंबाई, और चौड़ाई होती है 75 गज। और यदि मीटर में देखा जाए तो मीटर में 100 मीटर इंटू, और ये होती है 70 मीटर। 70 मीटर मीटर में देखा जाए तो इतनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और दोस्तों एक चीज़ और बता दें आपको कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतना ख्याति प्राप्त खेल नहीं है, हमारे इधर इसका हमारे एशिया क्षेत्र में इसका विकास इतना नहीं है। और यह सबसे पहले खेल 7 सितंबर 1895 ईस्वी को खेला गया था, और यह पापुआ न्यू गिनी का राष्ट्रीय खेल है। पापुआ न्यू गिनी एक देश है, वहाँ का ये राष्ट्रीय खेल है। तो ये थे रग्बी खेल से महत्वपूर्ण प्रश्न। आगे देखते हैं। तो दोस्तों अब आपको फेसिंग तलवारबाजी खेल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताएंगे। फेसिंग तलवारबाजी खेल जो है प्राचीन काल से ही चला आ रहा है, यानी आप जानते ही हो कि प्राचीन काल में राजा महाराजा जो है आपस में जो लड़ाई करते थे तलवारबाजी से करते थे। फिर उसके पास बंदूक का विकास तो काफ़ी बाद में हुआ था, पहले तलवारबाजी का विकास था, और तभी से ये खेल चला आ रहा है, तभी से तलवारबाजी चली आ रही है। लेकिन इसको आधुनिक रूप में फेसिंग कहा जाता है। फेसिंग के रूप में ये आधुनिक ओलंपिक खेलों में पहली बार कब शामिल किया गया ये हमें बताना है। तो जब से आधुनिक खेल
जब से आधुनिक ओलंपिक खेल स्टार्ट हुए हैं, यानी 1896 से एथेंस से, तभी से इसको ओलंपिक खेलों का हिस्सा बनाया हुआ है, यानी तभी से ये खेल ओलंपिक खेलों में शामिल है। तो ये पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। फेसिंग के लिए दोनों खिलाड़ी जो है एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो उस प्लेटफॉर्म को क्या कहा जाता है? पिस्ट कहा जाता है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है, पिस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। तलवारबाजी में कितने फॉर्मेट होते हैं? तो दोस्तों तलवारबाजी में जो फॉर्मेट होते हैं, यानी कितने रूपों में ये खेली जाती है, तो वो होते हैं तीन कौन से होते हैं? एक तो होता है द फॉयल, वन तो ये होता है। दूसरा होता है साबरे, और तीसरा होता है एपे। ये इन तीन फॉर्मेट में ये खेल खेला जाता है अब वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। फेसिंग खेल में सबसे हल्की तलवार किस फॉर्मेट में होती है? तो दोस्तों जो सबसे हल्की तलवार जो होती है वो होती है द फॉयल खेल में होती है, और ये 500 ग्राम से कम इसका वज़न होता है। 500 ग्राम से इसका कम वज़न होता है। और साबरे खेल में जो होती है इससे कुछ भारी होती है, और एपे खेल में उससे भारी होती है। इस तरह से होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ दोस्तों, एक चीज़ और बता दें आपको कि द फॉयल खेल में जो है कमर और चेहरे के नीचे के हिस्से से ही अटैक करने की अनुमति होती है, यानी जहाँ पर कमर और चेहरे का हिस्सा उससे नीचे के हिस्से में ही अटैक आदमी कर सकता है, खिलाड़ी जो अटैक कर सकता है एक दूसरे पर। और साबरे खेल में जो है किसी भी हिस्से से अटैक करने की अनुमति होती है। ऐसा ही एपे खेल में भी किसी भी हिस्से से अटैक करने की अनुमति होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। किस भारतीय तलवारबाज ने जापान में होने वाले ओलंपिक खेलों के लिए पहली बार क्वालिफाई किया है? तो दोस्तों जो भारतीय तलवारबाज ने आज तक भी ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई नहीं किया था अब से पहले, लेकिन अब कर दिया है, और टोक्यो जापान में यानी अगले महीने से होने वाले ओलंपिक खेलों के लिए ये क्वालिफाई किया गया है। पहली बार ऐसा हुआ है फेसिंग के क्षेत्र में, फेसिंग या तलवारबाजी खेल के क्षेत्र में, कि किसी भारतीय ने ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई किया है। तो वो हैं, ए पार्ट करेक्ट आंसर है, भवानी देवी हैं, और ये तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं। और एक चीज़ और बता दें इनके बारे में, इन्होंने सेबरे इवेंट के लिए यानी साबरे इवेंट के लिए इन्होंने क्वालिफाई किया है, और ये 27 से 28 साल की उम्र की हैं इस समय, और इनका चित्र भी आपको हम आगे दिखाएंगे। और एक चीज़ और बता दें कि 2017 में आइसलैंड में जो पहली इंटरनेशनल टूर्नामेंट हुई थी, टूर्नामेंट जीतने वाली ये पहली भारतीय हैं जिन्होंने फेसिंग के क्षेत्र में पहली बार इंटरनेशनल खिताब जीता था। 2017 में आइसलैंड में हुआ था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। 27 साल की तलवारबाज भवानी सिंह देवी ने किस इवेंट के लिए क्वालिफाई किया है? तो दोस्तों पिछले क्वेश्चन में बताया था कि तलवारबाज फेसिंग चैम्पियन है, वो फेसिंग खिलाड़ी हैं भवानी देवी। उन्होंने साबरे इवेंट के लिए, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, साबरे इवेंट के लिए क्वालिफाई किया है। टोक्यो जापान में अगले महीने से शुरू होने वाले जो ओलंपिक खेल हैं उनके लिए क्वालिफाई किया है। और इनका चित्र आप देख सकते हैं, ये हैं भवानी देवी, तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं। इनका पिक्चर आप देख सकते हैं। और इस तरह की ये फेसिंग होती है, तलवार होती है यानी, और ये ढाल होती है इस तरह से यहाँ पर जो दी हुई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। दोस्तों मैंने आपको पीछे तलवारबाजी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताए थे, और ये ब्रिज खेल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए, रबर शब्द जो है, रबर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों रबर शब्द जो है ब्रिज खेल से संबंधित है। ब्रिज ताश के पत्तों से खेले जाने वाला खेल है ये, और इसमें निम्नलिखित शब्दावलियाँ होती हैं। शब्दावली बता देते हैं आपको। रिवोक होता है एक, तो रिवोक,
और सफल होता है, सफल, दूसरी शब्दावली सफल है। और है रफ, रफ। और है डमी, डमी। और ओवरट्रिक, और ओवरट्रिक, ट्रिक। और भी शब्दावलियाँ होती हैं, लेकिन महत्वपूर्ण यही हैं। आप जो मैंने बताई हैं आपको, यही महत्वपूर्ण है इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। ये फार्मूला 1 रेसिंग से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो फार्मूला 1 रेसिंग, यहाँ पर रेसिंग था, दुनिया की सबसे बड़ी रेस प्रतियोगिता है फार्मूला 1। निम्नलिखित में से इसे किस नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों फार्मूला 1 जो है ये सबसे बड़ी रेस प्रतियोगिता है। इसे ए पार्ट एक तो फार्मूला 1, ये भी सही है। एफ पार्ट, ये बी पार्ट है F1, ये भी सही है। तो यानी दोनों नामों से जाना जाता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इसका करेक्ट आंसर सी पार्ट है, ए और बी दोनों। और आगे इसके बारे में बताएंगे आपको। दोस्तों ये पिक्चर में आप देख सकते हो, ये इस तरह की कार का यूज किया जाता है फार्मूला 1 रेसिंग के लिए। और ये इस तरह का ग्राउंड बना हुआ था, पिक्चर आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। फार्मूला 1 रेसिंग खेल में, ये फेसिंग नहीं है, रेसिंग है यहाँ पर। रेसिंग खेल में वही चालक भाग ले सकते हैं जिनके पास सुपर लाइसेंस होता है। हाँ तो दोस्तों फार्मूला 1 रेसिंग खेल में वही चालक जो है, ड्राइवर भाग ले सकते हैं जिनके पास सुपर लाइसेंस बना हुआ होता है। और इस खेल में विजेता को कितने अंक दिए जाते हैं? तो इस खेल में जो विजेता को दिए जाते हैं, जो फर्स्ट पर विजेता होता है उसे 25 अंक दिए जाते हैं, जो पहले स्थान पर होता है। इसका करेक्ट आंसर ए पार्ट है। और यदि दूसरे नंबर पर रहता है तो उसे 18 अंक दिए जाते हैं। तीसरे नंबर पर रहता है तो उसे 15 अंक दिए जाते हैं। और 4 नंबर पर रहता है तो वो उसे 12 अंक दिए जाते हैं। इस तरह से हैं ये। तो इसमें विजेता जो होता है फर्स्ट नंबर वाला होता है, तो उसको ये 25 अंक दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 23। फार्मूला 1 रेसिंग में प्रत्येक टीम में कितने ड्राइवर होते हैं? तो दोस्तों जो प्रत्येक टीम में ड्राइवर होते हैं वो 2 होते हैं। और दोनों के अंक मिलाकर ही विजेता के अंक जुड़ते हैं, विजेता के अंक होते हैं। यानी दोनों जितने अंक प्राप्त करते हैं उतने वो दोनों के मिलाकर ही विजेता के अंक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल FIA ऑटोमोबाइल संस्था की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल FIA ऑटोमोबाइल संस्था ही फार्मूला 1 रेसिंग से संबंधित जितनी भी स्पर्धाएं होती हैं उनके लिए जिम्मेदार होती है और उनका ये आयोजन करवाती है। तो इसकी स्थापना जो हुई थी बी पार्ट 1904 ईस्वी में हुई थी और इसका बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। फार्मूला 1 रेस पहले सर्किट पर होती है। तो दोस्तों फार्मूला 1 रेस जो होती है पहले सर्किट पर होती है, फिर उसके बाद शहर की आम सड़कों पर करवाई जाती है। इस तरह से होता है ये। तो इंडियन ग्राउंड प्राइमर रेस नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट पर पहली बार कब हुई थी? तो ये जो हुई थी नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट पर भारत में पहली बार हुई थी। ये कब हुई थी? 2011 में हुई थी। डी पार्ट करेक्ट आंसर है, 2011 में हुई थी ये। और ये नोएडा का सर्किट है, सर्किट बना हुआ है, यहाँ पर ये रेस हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। 2011 इंडियन ग्राउंड प्रीमियर रेस में शामिल जो नोएडा में हुई थी, एकमात्र भारतीय ड्राइवर थे कार्तिकेयन। उन्होंने हिस्सा लिया था और वो कौन से स्थान पर रहे थे? वो रहे थे, डी पार्ट करेक्ट आंसर है, 17वें स्थान पर रहे थे वो। तो उनका पिक्चर आप देख सकते हो, ये हैं कार्तिकेयन, भारतीय ड्राइवर कार्तिकेयन, इनका ये पिक्चर है, आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 और ये लास्ट क्वेश्चन है। 2011 में जो नोएडा में रेस प्रतियोगिता हुई थी उसमें किसने विजयी ध्वज लहराया था? एक बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी है हमारे देश के, उन्होंने ये ध्वज लहराया था।
वो कौन है जिन्होंने लहराया था? ए पार्ट करेक्ट आंसर है। क्रिकेट के महान जादूगर हैं वो सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने 2011 नोएडा रेस में विजयी ध्वज लहराया था। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। और ये पिक्चर आप देख सकते हो, उनका ध्वज लहराता हुआ ये पिक्चर है, आप देख सकते हो पिक्चर में, उस समय का ही लिया हुआ पिक्चर है ये, और इसका इमेज आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये थे हमारे फार्मूला 1 रेसिंग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, और मैंने टोटल प्रश्नों का इसमें समावेश कर दिया है। तो खेलों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो सीरीज़ थी वो यहीं पर समाप्त होती है। नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वाचिंग। और 100% तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तथा साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और हमारे चैनल पर जनरल अवेयरनेस से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज भी चल रही है। जनरल अवेयरनेस में ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिया है जो 100% एक भी क्वेश्चन आपका बिल्कुल बाहर नहीं होगा, चाहे वो PCS हो, IAS हो, और CGL हो, या CDS हो, या NDA हो, सभी टोटल प्रश्नों का हमने समावेश किया है उसमें। और हिस्ट्री और ज्योग्राफी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप देख सकते हो। तो थैंक यू सो मच।